हेलो बच्चों, क्लास वर्कशीट आ गई क्लास 10th की। बेटा वर्कशीट नंबर 13, 4 अगस्त 2020। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल लेट्स जीके। आज हम पढ़ने वाले हैं सत्ता में साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग। हम जानते हैं लोकतंत्र का मतलब होता है सत्ता में लोगों का हिस्सा, लोगों की हिस्सेदारी। जब लोकतंत्र सत्ता की साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोगों के तंत्र का मतलब है लोकतंत्र और लोकतंत्र का मतलब है लोगों की साझेदारी द्वारा बनाया गया तंत्र या ऐसा सिस्टम जिसमें लोगों की साझेदारी जुड़ी हुई हो। संसार में बहुधा समाज विभिन्न जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर बटे हुए हैं, लेकिन इन सामाजिक समूहों को सम्मान प्रदान करना अति आवश्यक है। सत्ता में साझेदारी के परिणामों को जानने के लिए हम बेल्जियम के उदाहरण की सहायता लेंगे। आज हम सीखने वाले हैं बेल्जियम देश के उदाहरण से कि कैसे एक सरकार अलग अलग तरीके से रिफॉर्म्स करके, अलग अलग तरीके के सुधार करके हर वर्ग के लोगों को सही तरीके से उनको रिप्रेजेंट करा सकती है, उनका मत ले सकती है और उनको अच्छी सुविधाएं प्रदान कर सकती है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये छोटे से देश में समाज के जातीय बनावट का बहुत जटिल है। यहाँ पर 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषा बोलती है। 40% आबादी वेलोनिया क्षेत्र में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है। राजधानी ब्रुसेल्स में, यहाँ पर देखिए ये चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, राजधानी ब्रुसेल्स में जबकि फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं और डच बोलने वाले कम हैं, जबकि पूरे देश में डच बोलने वाले ज़्यादा हैं और फ्रेंच बोलने वाले कम हैं। यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है, अल्पसंख्यक लोग जो कि फ्रेंच लोग हैं, वो फ्रेंच भाषी लोग हैं, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं, यानी कि इनकी पावर ज़्यादा रही है शुरू से ही, इनके पास पैसे कमाने का और ज़्यादा समृद्धि है। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा को लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों ने इस स्थिति से नाराज़गी थी। उनको बड़ी दिक्कत थी कि भाई हमें कभी भी ये अधिकार अच्छी तरह नहीं मिले जो अधिकार फ्रेंच बोलने वालों को टाइम पे मिल गए। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक के बीच में फ्रेंच और डच बोलने वालों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। डच भाषी लोग बहुमत में थे लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत में थे। अब इसलिए सरकार ने क्या किया, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपना संविधान 4 बार संशोधित किया, सिर्फ इसलिए किया ताकि देश में कोई बेगानेपन का एहसास ना हो और सब मिलजुल कर रह सकें। टकराव को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए वो बहुत ही सराहनीय कदम थे और उनकी व्याख्या यहाँ पर की गई है। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रखी, इक्वल नंबर्स ऑफ मिनिस्टर, जितने डच बोलने वाले मंत्री उतने ही फ्रेंच बोलने वाले मंत्री। दूसरी, केंद्र सरकार ने अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को दे दी गई। 2 क्षेत्रीय सरकार यानी कि जहां पर छोटे छोटे स्टेट बना दिए गए और उनको उनकी शक्तियां प्रदान कर दी गई कि आप इस तरीके से अपना काम चलाइए। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है क्योंकि वो राज्यों की सरकार अलग है, ब्रुसेल्स की सरकार अलग है, क्योंकि ब्रुसेल्स में क्या है, देश में डच भाषी लोग ज़्यादा हैं लेकिन ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा हैं, इसलिए ब्रुसेल्स में अलग तरह के इलेक्शन करा के अलग सरकार बनाई गई। एक और बहुत ही अच्छा कदम, सामुदायिक सरकार। समुदाय जो भी है, चाहे वो डच भाषी है चाहे फ्रेंच भाषी है, उन समुदायों को बोला गया कि आप अपने हिसाब से सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी शक्तियों के हिसाब की शक्तियां ले लीजिए, क्योंकि आप अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी संस्कृति अपना सकते हैं, आप किसी भी तरह की शिक्षा दे सकते हैं, आप वो भाषा बोल सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसलिए सामुदायिक सरकार का निर्माण किया गया, जिससे क्या हुआ, दोनों ही समुदायों को कोई भी परेशानी नहीं रही। बेल्जियम में जो जातीय बनावट है उस पर संक्षेप में नोट लिखिए। चलिए लिखते हैं बच्चे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, इसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है। एक छोटे से देश में जातीय बनावट बहुत जटिल है। यहाँ पर 50, अब यहाँ से भी लिख सकते हैं, आप यहाँ से मत लिखिए बेटा, डिपेंड करता है कितना बड़ा लिखना, आप यहाँ से लिखिए। यहाँ की 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है, डच भाषा बोलती है। 40% आबादी वेलोनिया क्षेत्र में रहती है, फ्रेंच भाषा बोलती है। यहाँ से लिखना शुरू किए। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषी है, जबकि 20% डच भाषी। आपको समझ में आ गया कितना कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा मुश्किल है। और आप इसके साथ ये वाले चार्ट भी बना सकते हैं। डच बोलने वाले लोग 59, फ्रेंच बोलने वाले 40, जर्मन बोलने वाले 1। ब्रुसेल्स में डच बोलने वाले सिर्फ 20 और फ्रेंच बोलने वाले 80 लोग हैं। ठीक है, फ्रेंच बोलने वाले 20 लोग हैं।
ये हो गए जातीय बनावट पर आपने एक संक्षिप्त नोट लिख दिया। टकराव से बचने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए? देखिए चारों कदम आपके सामने रखे हैं, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। आप इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से लिखिएगा। देखिए ध्यान से देखिए, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या कर दी गई। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां केवल देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को दे दी गई। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। दोनों को ही बोला गया आप अपने अपने बराबर लोगों का चुनाव कर लीजिए। सामुदायिक सरकार का निर्माण किया गया। इसका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा होता है। चुनाव किस हिसाब से होता है? जैसी भाषा उस हिसाब से चुनाव होता है। इस सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? सामुदायिक सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी शक्तियां होती हैं। सत्ता में साझेदारी कैसे लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है? अगला प्रश्न कहता है बेटा, सत्ता में साझेदारी का लोकतंत्र से जुड़ना इस तरह है कि लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का तंत्र। जब लोगों का तंत्र है और लोग ही इसमें काम करने वाले हैं तो सत्ता में साझेदारी किसकी होनी चाहिए? लोगों की। या लोगों की नहीं है तो लोगों द्वारा चुने हुए बाशिंदों की, जो लोगों द्वारा चुने हुए नेताओं की। यानी लोकतंत्र का अर्थ ही होता है सत्ता में साझेदारी। अगर सत्ता एक ही जगह, एक हाथ में इकट्ठी रहे, कॉन्सेंट्रेटेड रहे, एक ही लीडर हो या एक ही राजा हो, तो उसको हम लोकतंत्र नहीं कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? उसको षड्यंत्र कहेंगे। नहीं बच्चे, उसको हम कहेंगे राजतंत्र। ऐसे तंत्र को हम कहते हैं राजतंत्र। राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र होता है। राजा जिस हिसाब से चाहे वैसे कानून बना सकता है। बेल्जियम की सरकार ने टकराव को रोकने के लिए जो कदम उठाए, क्या आप उनसे सहमत हैं? अगर अपने उत्तर के समर्थन में तर्क कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसको समझिएगा। देखिए बेल्जियम में, ब्रुसेल्स में इन्होंने कहा कि देखो 80% डच भाषी लोग हैं और 20% फ्रेंच भाषी लोग हैं। नहीं, हाँ नहीं, 80% फ्रेंच भाषी लोग हैं और 20% डच भाषी लोग हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि यहाँ पर ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व दे दिया। अगर ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनी तो इसी हिसाब से बननी चाहिए थी भाई। इसी हिसाब से फ्रेंच, ये जो डच हैं ये कम होने चाहिए थे, फ्रेंच जो होने चाहिए थे, फ्रेंच बोलने वाले, वो ज़्यादा होने चाहिए। क्योंकि अलग अलग सरकार है तो भी अलग जगह पर जैसे लोग होंगे वैसे ही उन लोगों के नुमाइंदे होंगे, वैसे ही उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो आप इसके बारे में कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या कैसे भी अपने ग्रुप्स पर, इसके बारे में डिस्कशन कीजिए। इसमें लिखने जैसा कुछ नहीं है। बाकी तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स हम कर चुके हैं। हम मिलते हैं कल और नई वर्कशीट के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने से अच्छा कुछ नहीं होता। पढ़ने से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। एंड आई हैव टोल्ड यू नॉलेज इज़ पावर, सो बी पावरफुल। पावरफुल रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। बाय बच्चे, टेक केयर।